राधा, ओ राधा, जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आते ही होंगे। हाँ जी दीदी, बस बर्तन धोने बचे हैं, बाकी तो सारे काम हो गए। अरे लगता है आ गए वो लोग। ओहो, आजा 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 आजा। अरे वाह, कितने समय बाद मिल रहे हैं ना आज हम लोग। हाँ, कॉलेज के बाद अभी मिल रहे हैं। कैसे हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। बैठो बैठो बैठो, बैठ जा, बैठ। राधा, पानी लेके आ। और सुन, अरे तू पानी तो ले, ये ले, पानी ले। और तू राधा फटाफट ना नाश्ता लगा दे, ठीक है? अरे अंजलि, ये कौन है? ये तो बहुत छोटी बच्ची है। क्या तूने इसे काम पर रखा है? हाँ, तो क्या हुआ? अरे इसे जबरदस्ती काम पे थोड़ी रखा है मैंने, जरूरत थी इसे। इसकी माँ ने बहुत मिन्नतें की मेरे से कि इसे काम पे रख ले। मैं तो इसकी मदद कर रही हूँ। और तू पूछ ले इसको, सैलरी देती हूँ, कपड़ा देती हूँ, खाना देती हूँ और बीच बीच में भी कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ। अब वैसे भी इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा ही है, समय पे काम सीखकर अपने परिवार का भला कर रही है। अंजलि, तुम्हें लगता है कि तुम इसकी मदद कर रही हो, पर ये मदद नहीं है। मदद के नाम पर बच्चों से उनका बचपन छीनकर हम अन्याय तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम देश का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। आपने सुना दोस्तों, अंजलि कहती है कि उसने राधा को काम पर रखकर उसकी मदद की है और हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही मानते हैं। पर क्या वाकई ये मदद है? सतत विकास लक्ष्य का जो हमारा गोल है 8.7, जिसमें सरकार ने इस बात के लिए प्रतिबद्ध किया है कि 2030 तक हम बाल श्रम मुक्त भारत बनाएंगे। मतलब कि बाल श्रम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा 2030 तक। तो ये सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है एसडीजी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस जो उन्होंने इस लक्ष्य को लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आए और इस तरह के कानून में परिवर्तन करें, बाल श्रम मुक्त भारत बनाने के लिए इस तरह की स्कीम्स लेके आए, इस तरह की योजनाएं लाएं और उसका पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन करें। आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मैं हूं विनीता पाठक और कार्यक्रम का नाम है बचपन को जीने दो। कार्यक्रम की श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि हमारे बीच में मौजूद हैं। इनका नाम है नीलिमा भट्ट, एक एक्सपर्ट हैं। नीलिमा से हम बातचीत आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं इनका संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। नीलिमा पिछले 21 सालों से सक्रिय रूप से बाल अधिकारों के लिए काम कर रही हैं। ये अमन संस्था की एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर हैं और कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट कन्वीनर हैं और साथ ही अभी जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में जज भी हैं। तो नीलिमा, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद विनीता जी। बाल अधिकार जो है वो जो बच्चों के जो अधिकार हैं वो बाल अधिकार समझौते से आए हैं और जो यूनाइटेड नेशन में 1989 में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग बाल अधिकार समझौता कहते हैं। और वो जो पूरा जो समझौता जो हुआ, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जो बच्चे जिस तरीके से उस युद्ध में जिस तरह से बच्चों की स्थितियाँ हुई और उस पर पूरा एक डिबेट चला और उसके बाद ये हुआ कि बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया बननी चाहिए और बच्चों के अधिकार होने चाहिए, क्योंकि कभी भी इस तरह की जोखिम की स्थितियाँ होती हैं, युद्ध होते हैं या और जो चीज़ें हैं परिवार के अंदर, जिस तरीके से बच्चों को अलग अलग संस्कृति में बच्चों को रखा जाता है और जिस तरह से एक तरीके से उसके अंदर भी बच्चों का शोषण है, तो उसको लेकर के बाल अधिकार समझौता बना और मोटे मोटे तौर पर 54 बच्चों को बाल अधिकार दिए गए और इनको हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है जैसे जीवन जीने का अधिकार, जिसके अंदर ये कहा गया है कि हर बच्चे को अधिकार है कि वो एक सम्मानजनक अपना जीवन जिए और उसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस जेंडर से है या किस धर्म से है, किस जाति से है, अमीर है या गरीब है, वो सारे अधिकार बच्चे को मिलने चाहिए। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो समुदाय है, जो समाज है, वो जिम्मेदार होगा। अब जीवन जीने के लिए क्या जरूरी चाहिए? बच्चों को खाना चाहिए, बच्चों को पोषण चाहिए, उनकी अपनी नागरिकता की बात है कि वो जहाँ जन्म ले वहाँ उनको नागरिकता मिले,
उनकी अपनी आइडेंटिटी की बात है, उनको माता पिता का स्नेह चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है जीवन जीने के अधिकार के अंदर आती हैं। बच्चों का पूरा टीकाकरण होना चाहिए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए। और दूसरा फिर इसमें कैटेगरी है विकास का अधिकार। तो विकास के अंदर अधिकार की बात है कि बच्चों के जो हम कहते हैं कि बच्चों का शरीर भी बढ़ रहा होता है, उनका सामाजिक विकास भी हो रहा होता है, उनका मानसिक विकास भी हो रहा होता है। तो उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें शिक्षा है और खेल है, बच्चों को खेलने का अधिकार है, सूचनाएं लेने का अधिकार है। तो ये सारा जो है बच्चों के विकास के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो बच्चों का आता है वो है कि बच्चों के सुरक्षा का अधिकार, मतलब कि जो बच्चों के साथ अलग अलग स्तर पे शोषण हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक शोषण हो या फिर वो मानसिक स्तर पे शोषण हो या कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है बच्चों के साथ, जो शारीरिक दंड हम देते हैं उससे उनकी सुरक्षा की बात है, नशे से बच्चों की सुरक्षा की बात है, बाल मजदूरी है, ट्रैफिकिंग है, उससे बच्चों की सुरक्षा की बात है, बाल विवाह से बच्चों की सुरक्षा की बात है। और जो बच्चों के साथ शारीरिक रूप से जो हिंसा होती है या फिर जो उनके पास सेक्सुअल अब्यूज है और लैंगिक उनके साथ जो हिंसाएं हैं, तो उन सारी चीजों से सुरक्षा की बात जो है, एक तरीके से सुरक्षा देने की बात जो है बाल अधिकार के अंदर की गई है। और चौथा अधिकार है सहभागिता का अधिकार, जहाँ पे बच्चों से जुड़े हुए मामलों में उनकी राय लेने की बात है। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी चीजों को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। इवन हम बच्चों को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देते कि वो क्या पहनना चाहते हैं, किस रंग का कपड़ा पहनना चाहते हैं, है ना। उनसे जुड़े हुए जो निर्णय हैं वो किसी स्कूल में मतलब बच्चे से बात तो होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है। तो वो एक तरीके से उनकी सहभागिता की बात है कि बच्चों से जुड़े हुए जो भी फैसले हों उसमें उनको शामिल करना, उनकी राय लेना। जरूरी नहीं है कि बच्चों की बात मानी जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है वो सीख रहे होते हैं। बच्चा कहे कि ना मुझे तो चॉकलेट ही खानी है, तो वो बात नहीं है। पर बच्चे के लिए जो जरूरी है, बच्चे के जो सर्वोत्तम हित में है, उसमें बच्चे को शामिल करना और उसमें उनकी राय लेना। तो बाल अधिकार समझौते को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हम 4 बाल अधिकारों के उसमें देखते हैं और भारत ने इसमें सिग्नेचर किए हैं इस समझौते के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम प्रतिबद्ध है कि हम अपने बच्चों को ये बाल अधिकार देंगे। और इसी के लिए अभी आज के दिन देखो 1989 के बाद अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आपको एक सीरीज में बच्चों के से जुड़ी हुई नीतियां, नियम, पॉलिसीज वो सब आपको दिखाई देगा। तो वो कहीं ना कहीं जो बाल अधिकारों का प्रभाव है वो सामने हमको दिखाई पड़ता है। तो इसी में जो बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, आपने काफी कुछ बता तो दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप इसको स्पष्ट रूप से और बता दें हमारे सुनने वालों को कि सरकार के मतलब क्या उन्होंने कुछ ऐसा कोई अलग से कुछ सेक्टर बनाया, अलग से कोई विभाग बनाया, किस तरीके से ये योजनाओं को लागू किया गया या किया जा रहा है, तो उस पर भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे कि जो पूरा बाल श्रम को रोकने के लिए देखिए अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL हुआ था जिसमें ये था कि कुछ लोगों ने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया था और उसके बाद देखा था कि बच्चों के साथ जो काम होना चाहिए था पुनर्वास का वो नहीं हुआ। तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दायर की थी और उसके बाद ये हुआ कि हाईकोर्ट ने एक अपनी गाइडलाइन दी और जिसमें उन्होंने कहा कि जो जिले का जो जिलाधिकारी है ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके जिले में बच्चा बाल श्रम ना करे। तो उसी के तहत डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स अस्तित्व में आई, जिसमें कहीं ना कहीं जिलाधिकारी है, हमारे जिले में बाल कल्याण समिति है, उनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों को लेकर के और खासतौर से बाल श्रम को रोकने को लेकर के भी। तो उसके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि देखिए बच्चा है तो शिक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है, तो शिक्षा अधिकारी है और आपके स्वास्थ्य जुड़े हुए लोग, समाज कल्याण विभाग, हाँ, और पुलिस अधिकारी। तो इनको मिलकर के एक टास्क फोर्स बनाई जाती है जिसका मुख्य काम ये होता है कि वो देखे कि बच्चे कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं, और अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो जो लीगल प्रक्रिया है, जो कानून के तहत, जो बाल श्रम उन्मूलन कानून है उसके तहत एक तरफ दंड का प्रावधान है और दूसरी तरफ बच्चों के पुनर्वास का एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपका हर जिले में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाल मजदूरी जो है बच्चों की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम का एक पूरा स्ट्रक्चर है। जब बच्चा बाल मजदूरी से मुक्त कराया जाता है तो उसका पुनर्वास क्या होना चाहिए, उसको लेकर के भी कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। और इन सबको मिला करके, क्योंकि कन्वर्जन बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं अगर हम विभागों को देखें, चाहे वो शिक्षा विभाग है, हमारा हेल्थ का विभाग है, हमारा एजुकेशन है, हमारा पुलिस का है, हमारा समाज कल्याण विभाग है, हमारे बच्चों का विभाग है, इन सारे जो महत्वपूर्ण विभाग है इनके बीच में कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो उनको लेकर के कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं हैं
जो अगर आपको कभी बच्चा दिखता है कहीं पे बाल श्रम करता हुआ, तो एक हेल्पलाइन नंबर होता है 1098 जी, जो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो कोई वहाँ से आएंगे और बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के प्रयास करेंगे। फिर वो उसके बाद जो है जो जिला बाल कल्याण समिति है उसके सामने बच्चे को पेश करेंगे। बच्चे का मामला दर्ज कराना है क्योंकि एक तरीके से अपराध है, तो वो फिर एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है और एक तरफ जो है बच्चे की पुनर्वास की बात। तो नीलिमा, कोई व्यक्ति जब बाल मजदूरी करवाता है तो उसमें फिर क्या प्रावधान है, उसमें किस तरीके की सजा होती है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों से बाल श्रम करवा रहा है और उसमें 2-3 तरीके की चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि वो बच्चा वहाँ से मुक्त कराया जाए। तो उसके लिए, क्योंकि क्या होता है हमारे सिस्टम में, कि हम कंप्लेन करते हैं पुलिस को। इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि 2 कानून मैंने आपको बताए थे जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैंने आपको बोला बाल श्रम को लेके कि एक तो बाल श्रम उन्मूलन कानून है जो 2016 में अमेंडमेंट किया गया, और दूसरा मैंने आपको बोला जेजे एक्ट है, क्योंकि जेजे एक्ट की सारी धाराएं बच्चों के लिए ही एक तरीके से, इसमें जो हम कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के हैं ये, या फिर ऐसे बच्चे किस तरह का कोई अपराध में जो फंसे हुए हैं, वो दोनों तरीके के बच्चों के लिए कानून है, मतलब उन बच्चों के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण कानून है। तो बाल श्रम के अंदर तो क्या है कि ये एक तरह का संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब ये है कि अगर पुलिस देखती है कि कहीं बाल श्रम करवाया जा रहा है किसी से, तो वो सीधे उसको गिरफ्तार कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट आदेश के। एक तरीके से जो सीधे आप कॉग्निजेंस लेकर के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जेजे एक्ट के अंदर भी पहले था, लेकिन अभी वहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया धारा में और इसको असंज्ञेय बना दिया गया। अगर संज्ञेय का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही गंभीर अपराध है ना, जिसमें सीधे पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये बाल श्रम उन्मूलन कानून के अंदर तो ये बात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जेजे एक्ट है जिससे सारी चीजें गवर्न हो रही है, तो उसमें उसको असंज्ञेय बना दिया गया। तो एक तरीके का कन्फ्लिक्ट तो इसमें बहुत साफ तौर पे दिखाई देता है। लेकिन यह है कि जहाँ पे 14 साल से नीचे के कोई भी बच्चा काम कर रहा है, और जो खासतौर से जो हैजार्डस श्रेणी है 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए, वहाँ पे अगर बच्चे काम कर रहे हैं उन श्रेणियों में या उन प्रोसेसेस में, तो वो सीधे पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती है इस एक्ट के अनुसार। और सबसे पहले बच्चे को वहाँ से मुक्त कराना है, तो बच्चे को मुक्त कराने के लिए वो वहाँ पे रेस्क्यू अभियान संचालित करते हैं, और उसके बाद बच्चे को CWC के सामने पेश करना होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने। और फिर CWC जो है वो बच्चे के पूरे सर्वांगीण विकास को देखते हुए बच्चे को लेकर के अपने आदेश देती है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जो जिले के अंदर है, वो कहीं ना कहीं फिर उसके लिए जिम्मेदार होती है बच्चों के एक तरीके से उसके रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के लिए, और उसको बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए। पर ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा सुनने में, पर जब हम इसको करने को जाते हैं तो उसमें बहुत सारी, देखिए जो मैंने कहा ना, कन्फ्लिक्ट है, और जो बहुत सारे लूप होल्स हैं उसमें वो उतनी सरलता से काम करते हुए हमको नहीं दिखाई देता। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि दोनों तरीके की चीजें हैं। दूसरी तरफ हमारा लेबर डिपार्टमेंट है जो उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, उनको जाना चाहिए, उनको छापे मारने चाहिए इस तरह की जगह पे, और अगर वो देख रहे हैं कि बच्चा काम कर रहा है तो वो भी जो है सीधे मुकदमा जो है दर्ज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हो सकता है, पुलिस के थ्रू भी हो सकता है, लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं दोनों को जो है पेश करना होता है बच्चे को CWC। अच्छा, आप तो पिछले 21 सालों से चाइल्ड राइट्स को लेकर ही काम कर रही हैं, आप काफी सजग भी हैं इस चीज को लेकर के, और आप नैतिकत रूप से भी कि वहाँ पर सरकार के स्तर पर है, वहाँ पर भी थिंक टैंक का काम, कि मतलब किस तरीके से बच्चों के बारे में नीतियों को और सुधारा जा सकता है या और इनपुट क्या दिए जा सकते हैं, इस पर भी आपका काफी लंबा चौड़ा काम है। तो मैं आपसे आपका नजरिया इस बारे में पूछना चाहती हूँ। अगर मैं इसको पूरा ग्राउंड लेवल पे देख के बात करूँ तो मुझे लगता है कानून तो बहुत है लेकिन काफी नहीं है। तो जैसे अभी आपने बोला था कि बच्चे को लेकर के क्या हो सकता है इसमें, अगर हम सजा की बात भी करें तो फाइन की बात भी है। 20,000 से आप जो है 50,000 रुपए तक का फाइन कर सकते हैं नियोक्ता को। लेकिन होता क्या है, अगर आप जिले का या उत्तराखंड का डेटा देख लीजिए कितने लोगों को फाइन हुआ है, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो काफी नहीं है। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है जो CACL भी जिस बात को उठा रहा है, पहली चीज तो ये है कि बच्चे की परिभाषा एक होनी चाहिए हर जगह पे, बिल्कुल जो हमको जरूरत लगती है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि 18 साल, क्योंकि हमने बाल अधिकार समझौते में 18 साल की बात की है, हमने जेजे एक्ट में 18 साल की बात की, हम पॉक्सो एक्ट में 18 साल की बात कर रहे हैं, तो 18 साल जो है वो कहीं ना कहीं उम्र निर्धारित होनी चाहिए। 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा जो है वो बाल श्रम में नहीं होना चाहिए, तभी हम बाल श्रम मुक्त भारत बना सकते हैं। दूसरी बात जो हमको महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि CLPRA में अमेंडमेंट की जरूरत है, इस कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये कानून जो कहता है बच्चे जो है वो काम कर सकते हैं परिवार आधारित उद्यमों में। जी बिल्कुल। और जो उसमें फैमिली की परिभाषा उसको भी बहुत
विस्तार कर दिया गया है, मतलब चाचा मामा, बिल्कुल, वो जो उन्होंने जोड़ दिया गया है, तो उससे क्या है, बाल श्रम में जाने का बच्चों को एक तरीके से अवसर मिल जाता है वहाँ से, और बाल श्रम करवाने वालों को एक बहुत सुनहरा अवसर हाथ लग जाता है, क्योंकि बच्चा तो सस्ता लेबर है। बिल्कुल। पर देखिए, मैं एक चीज आपको फिर ये कहना चाहूंगी कि जो प्रक्रियाओं की जब हम बात कर रहे हैं, 18 साल से नीचे का बच्चा है, होटल में काम करना, ढाबे में काम करना, रेस्टोरेंट में काम करना, ये हैजार्डस प्रक्रिया का भाग है, तो कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पर जो पारिवारिक उद्यम है, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं बहुत सारे पारिवारिक उद्यम है। अभी हम जब कोविड काल में थे तो हम लोगों ने एक स्टडी करी थी बच्चों को लेकर के, तो उसमें CACL ने देखा था कि जैसे माने डब्बा बना रहे हैं तो वो पूरी फैमिली लगी हुई है, या कुछ इस तरह का सिलाई का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा पारिवारिक उद्यम है, और उसमें बहुत सारे बच्चों को आप लगा देते हैं। तो एक तो ये हमें लगता है कि इसमें बदलाव आना चाहिए और स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए। तो इसी शुभ इच्छा के साथ कि इस समाज में बाल श्रम के लिए 0 टॉलरेंस आएगा आने वाले समय में, हम विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। ऐसा करने वालों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सजा होगी। जहां कहीं भी बच्चों का होते देखो शोषण, फट से फोन घुमा दो 1098 पर।